हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स को, ठीक है। तो इसके पहले हमने वोकैब को भी देखा था। तो वोकैब अपना चलते रहेगा सेशन वाइज, ठीक है, क्लास वाइज। और एरर भी आपका चलते रहेगा, ठीक है ना। तो जम के मेहनत करना है, एक जुनून होना चाहिए पढ़ने का, है ना। अगर सीने में आग नहीं अगर लगा हो तो मज़ा नहीं आता है जीने में, है कि नहीं। एक आग पैदा करना है, वो भी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। ये नहीं कि कह देना है कि लगी है आग सीने में, सारे शहर में लगा दूंगा, अब अगर उठी तेरी डोली तो सारे शहर को जला दूंगा। ये वाला काम नहीं करना मेरे भाई। पढ़ाई के लिए आग होना चाहिए, एक कि हमें कुछ कर लेना है ना। तो मेहनत करेंगे हम लोग आप मिलकर। और कोई भी चीज़ अगर लगता है कि सेशन ठीक चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या कुछ भी ऐसे लगे कि हमको कुछ और ऐड करना चाहिए तो भी आप बताना, ठीक है। जैसे आप कमेंट करिएगा उस तरह से हम हर एक चीज़ को, जैसे आप उधर देख रहे हैं कि आपका चल ही रहा है ग्रामर पोर्शन, है ना। ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी स्टार्ट हो गया है, आज से एरर भी हम लोग कर रहे हैं। तो हर वो सेशन वाइज आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, है ना। आपको इस चैनल से बहुत फायदा होने वाला है। और कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। नंबर भी मेरा दिया हुआ रहता है, व्हाट्सअप करिए अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो। जितना होगा हमसे बनेगा, कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, है ना। तो बस जुड़े रहना है। तो आज एरर्स देख रहे हैं, और सारे ये जो एरर्स हम करवाएंगे ये सारा प्रीवियस होगा। और हर एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट का, वो सारे में पूछा जाता है। तो सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाले हम पहले भी बोले हैं। सीजीएल भी मान लो कि नवंबर तक चांस है कि आएगा ही आएगा। तो अभी से जुड़े रहेंगे तब ना, अभी से लगे रहेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है क्या। तो आप बने रहना है। चलो, तो आज से एरर है, आप आंसर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, डियर, यहाँ लिखा हुआ है कि इट वाज, ध्यान दो, कह रहा है कि इट वाज मी हु टेलीफोन्ड द फायर सर्विस, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का पूछा जाता है ना। तो आपको बताना है कि इस कहीं पे इस पार्ट में एरर है। अगर मान लो कि ए पार्ट में है तो आपका आंसर ए होगा, बी में है तो आपका आंसर बी होगा, और सी में है भाई तो सी होगा। अगर एरर नहीं है, सेंटेंस लग रहा है कि नहीं ये करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो पार्ट में गलत है वही एरर है, वही पार्ट आपका सही होगा। फिजिक्स में एक पढ़े होंगे कि जो दिखता है ना वही दोष है। अगर दूर की वस्तु दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हुआ, निकट की दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष हुआ, है कि ना। तो उसी तरह से एरर में हमें समझना होगा कि जो पार्ट में एरर नजर आए वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो चलो अब बताओ, इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस। चलिए आप खुद से आंसर दीजिएगा, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हमने दिया आंसर वो मेरा सही था या गलत था। चलो तो देखो सही है बात। एक बात याद रखिएगा कि इट वाज, है ना। एक बात याद रखना है कि बाबू एक होता है ईट और एक को बोलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेना चाहेंगे। आप ईट और देयर को तो या तो इसको नहीं, हम पहले ए वाला लिखकर आपको समझा देते हैं। एक ईट होता है मेरे भाई और एक होता है ईफ। क्या होता है? तो ईट और ईफ कहता है कि मेरे बाद जो भी चीज़ आएगा ना वो आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए? जो इसके बाद प्रोनाउन आएंगे वो आपका सब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो कौन सा केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आप सिंपल अगर बोलते हो कि इट इज मी, है ना, अब एक हमने कह दिया मेरे भाई इट इज आई, ठीक है। अब ये समझिए कि दोनों में कौन सही है। इट इज मी को कहते हैं आप ऑब्जेक्ट और आई को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट के बाद हमने कहा कि जो प्रोनाउन आएंगे वो कौन से केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो इट इज मी सुनने में तो आधा जरूर लगता है, लेकिन ये इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, अगर ग्रामर की बात करें तो, है ना। स्पीकिंग में चलेगा। तो इट इज क्या कहना है? आई, ठीक है। मैं ही तो हूँ, इट इज आई, मैं ही तो हूँ। अब इस बात को हम आपको कंफर्म करवा देते हैं। एक सेंटेंस देख लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। हमने बोला कि इट इज मी, ध्यान दीजिएगा, इट इज मी, आगे कहा भाई कि हु हेल्प्ड, है ना, हु हेल्प्ड यू। आगे हम बोल सकते हैं स्टडीड। इट इज मी, मैं ही तो हूँ, हु हेल्प्ड यू,
जो आपकी मदद की थी। अब बताइए यहाँ पे आपकी मदद किसने की है, खुद से पूछो यहाँ पे आपकी मदद किसने की है। ये नहीं कह रहे कि वो सर पड़ोसी, वो वाला नहीं पूछ रहे, इस सेंटेंस में आपकी मदद किसने की भाई। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि इट इज मी, मैं ही तो हूँ जिसने आपकी मदद की है। यहाँ पे मदद करने का काम बाबू मी किया है, और जो मदद किया है उसे कहोगे वर्कर, और वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हमने पढ़ा है सब्जेक्ट का डेफिनेशन कि वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन होता है, आई, डेट्स वाई हमें इट इज आई कहना होता है। रूल समझ में आ गया क्या कि क्यों होता है सब्जेक्टिव केस। एक बात और छोटा सा हम आपको टिक दे देना चाहेंगे कि पूरे इंग्लिश में बाबू बी वर्ब के बाद, किसके बाद, बी वर्ब के बाद अगर कोई भी चीज दिखेगा तो उसे आपको सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। किस केस में लिखना होगा, ये तरीका है पहचानने का मेरे भाई कि बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अब कौसारी बी वर्ब कौन कौन होता है, देखो एक एक बात को हम डिटेल में समझ रहे हैं। चला, ये नहीं बोलकर निकल जाना है कि इट इज मी होता है, हमें कंसेप्ट समझते चलना है। टाइम भले ही आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लेकिन एक बार देख लोगे तो फिर कभी इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इट इज होगा, या सॉरी बी वर्ब इज होता है, एम होता है, हमें कहा आर, हमने कहा वाज, वर, ये सब को बी वर्ब कहते हैं। इसके बाद कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस आता है। एक और आपसे एग्जांपल हम शेयर करना चाहेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि हु इज हिम, या हमने कहा कि हु इज ही, चलिए दोनों में बताइएगा जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए। हु इज हिम कि हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही कभी भी नहीं बोलते हैं, हु इज हिम। आ रही है बात समझ में क्या, तो आंसर आपका कौन होगा, हु इज ही। तो आई होप कि ये रूल आपको क्लियर आया होगा, हो गया होगा, और इसी तरह से पढ़ना है, आपको बहुत पसंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इट वाज मी नहीं कहना होगा, क्या कहना होगा भाई, इट वाज आई। क्या कहेंगे हम, इट वाज आई। क्लियर। तो आंसर कौन हो गया आपका, बी नंबर, आंसर बी नंबर होगा। क्लियर रूल, चलो बहुत अच्छा। अगला तरफ बढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए जी। चलो बहुत अच्छा। कह रहा है कि थ्रू सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। ये हम लोग हमेशा बेसिक चीज से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये अच्छा सा एरर है, पूछा जाता है। तो एक बात कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेना है ना। आंसर सब देंगे अपना अपना, है ना। आप खुद से पूछना कि हमने जो आंसर दिया वो मेरा सही था या गलत था। एरर बनाने का यही बेस्ट तरीका है चला, है ना। ये नहीं कि जो हम बोलेंगे वो सिर्फ आप जान लो, ये नहीं, आपको खुद बोलना है। तो देखो, तो एक चीज़ याद रखना कि एक होता है इंग्लिश में देन, क्या होता है मेरे भाई, और एक होता है एज। तो देन और एज के बाद याद रखिएगा कि इसके बाद कोई भी केस आएगा तो वो आता है आपका सब्जेक्टिव केस में। किस केस में, याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी आता है, वो बात अभी हम नहीं करेंगे, है ना। तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस में आता है जब कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में हो। किसके बीच में हो, दो सब्जेक्ट के बीच में हो, तो आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों के बीच में की जाती है। जैसे अगर हम आपसे कह दिए कि आई एम, क्या कहा, आई एम बेटर देन, हमने कह दिया बाबू हिम, या मुझे कहना होगा ही। सोचिए, तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में करवा रहे हो, सब्जेक्ट का, किससे, सब्जेक्ट से। हिम को क्या कहते हो भाई, ऑब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। तो कंपैरिजन हमने कहा समान चीज के बीच में करो, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करोगे, सब्जेक्ट से। तो आई एम बेटर देन क्या होगा, ही नहीं बोलना है, हिम। कंपैरिजन समान चीज के बीच में होता है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। क्लियर है क्या, तो आप बता दो आंसर अब फटाफट। क्या बात है, आपने सही कहा कि यहाँ पे जब सी का कंपैरिजन करवा रहे हैं सब्जेक्ट का, तो किससे करवाएंगे, ऑब्जेक्ट से नहीं करवाएंगे। तो ये आपका पार्ट गलत है, आपको कहना पड़ेगा आई। क्लियर है रूल, तो आंसर कौन हो गया, बहुत अच्छे, सी नंबर। क्लियर है जी। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन है छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, और आंसर आपको देना होगा कि दिस मेटेरियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म हैव क्रॉस्ड ओवर टू
आवर ओन सोर्स ब्रिंगिंग मिस्ट एंड क्लाउड्स इन इट्स वेक। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलो जी, बहुत अच्छा। अब एक एक बात को समझ लेना है। देखो कह रहा है कि दिस मेटेरियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, पहली बात तो ये समझना है मेरे भाई कि ये डिस्टर्बेंस आपका नाउन होता है। क्या होता है चला, ये हम बार बार एक चीज़ पे जोर देते रहते हैं कि जिसके लास्ट में ICAL लगा हो, जैसे लॉजिकल है ना, ये सब जो भी चीज़ है और भी बहुत सारा होता है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ऐसे भी आप बता सकते हो कि नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव होगा। चलो, इनको कहा जाता है मेरे भाई प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। आगे आपका एटमॉस्फेयर ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म भी एक कंपाउंड नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ये कहलाता है आपका प्रीपोजिशन। फिर ये आपका काम करेगा नाउन का। तो अब बात ये समझना है कि एक रूल होता है, हम क्या रूल पढ़े थे कि अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आ जाए तो याद रखना कि यहाँ पे एक सिंटेक्स हमें बताता है कि वर्ब होगा, वो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहले वाले नाउन के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो नाउन दिखेगा ना मेरे भाई, उसी के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। बात समझ में आई क्या। जैसे हमने कह दिया कि द वाटर, ध्यान दो, द वाटर ऑफ, हमने कहा दिस, दीज कर देते हैं और अच्छा लगेगा समझने में। हमने कहा दीज रिवर्स इज, या मुझे कहना है आर डटी। समझिएगा, अभी थोड़ा सा राइटिंग दिक्कत हो रहा होगा समझने में, हमें पता चल रहा है ना। लेकिन अभी जैसे स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा हैबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना समझकर समझ लेना है। हम बोलते भी हैं, है ना, धीरे धीरे आदत पड़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। किसी को देखना, अगर एक ही बार बोर्ड पे चढ़ा दो तो बेचारा को लिखेगा उस कॉर्नर से तो जाएगा उस कॉर्नर तक, है ना। वही अभी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये पेन टैप पे पहली बार हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग सब अपने हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होता है। अब एक बात को यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, बात को समझो बाबू। ये वाटर क्या हुआ भाई, नाउन। इसको ऑफ को आप क्या कहते हो, प्रीपोजिशन। तो दिस रिवर्स भी तो नाउन है ना। अगर इस वाटर को देखा जाए तो ये सिंगुलर है, दिस रिवर्स को देखा जाए तो ये प्लुरल है। अगर रिवर्स के अनुसार लगाओगे तो आर होना चाहिए था, हाँ कि ना। और दिस इसके साथ लगाओगे वाटर के अनुसार तो इज होना चाहिए था। अब हमने कहा कि फर्स्ट वाले के अनुसार लगाना है, मतलब वाटर के अनुसार लगाना है, तो वाटर इज होगा कि वाटर आर होगा। ऐसे भी सोचने वाली बात है कि नदी गंदा होता है कि नदी का पानी, अरे बोलो ना, नदी गंदा होता है कि नदी का पानी। हमेशा आपका जवाब आएगा कि सर पानी गंदा होगा, नदी कैसे गंदा हो गया, मजाक है क्या, है कि ना। नदी गंदा होता है, बिहार खराब है कि बिहार के लोग, है ना, इंडिया खराब है या इंडिया के लोग। तो कभी नहीं कह देना कि सर इंडिया ही खराब है, अरे हम लोग बदमाशी कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, है ना। देश है, प्यार करना है, ठीक है। चलो, इसको बदनाम नहीं करना है तो यहाँ के लोग खराब हो जाते हैं एक दो, ठीक है ना। तो आपको कहना है वाटर इज डर्टी, कभी नहीं कहेंगे रिवर्स आर डर्टी। क्लियर हो गया रूल। तो अब ये रूल क्लियर हो गया है तो देखो तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हुआ बाबू, आपका नाउन है जो कि सिंगुलर लिखा हुआ है। हमें आगे की बात से कोई मतलब नहीं है, आगे प्रीपोजिशन के बाद आया है। एक बात और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद ये बेसिक में हमने आपको कवर किया है बाबू। अगर कोई ना देखे हुए तो बेसिक वाला हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले चल रहे थे, प्रीपोजिशन भी देख लीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है बाबू, ऑब्जेक्टिव केस। तो जो भी आया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लिखा जाता है, भव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ तक जो लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट कौन हो गया मेरा, डिस्टर्बेंस, जो कि सिंगुलर है। तो आपका लिखना होगा इस हैव के जगह पे क्या लिखना होगा मेरे भाई, इसके जगह पे लिखना होगा हैज। तो आपका आंसर ए गलत है, आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। क्लियर है, बहुत अच्छा। ऐसे ही अगला अब कह रहा है कि कंबली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलो बंधु जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया।
तो देख लो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज पढ़े होंगे, कमली सब्जेक्ट है, इज मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो लिखा हुआ है वन ऑफ द, याद रखना मेरे भाई कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, आगे हम लिखेंगे, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ पे प्लूरल तो पहले से दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो आगे हमें एक चीज मिला, हु क्या है, तो हु को कहा जाता है बाबू रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, तो देखो तो बात समझो कि इसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक स्ट्रक्चर होता है, ये रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगा एक नाउन या आएगा बाबू प्रोनाउन। ठीक है, इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इसके बाद एक वर्ब डिसाइड किया जाता है। ये वर्ब डिपेंड करता है नाउन या प्रोनाउन पे। इस नाउन और प्रोनाउन को एक नाम से आपने जाना था, एंटीसीडेंट। क्या कहते हो प्यारे, एंटीसीडेंट। ठीक है, तो जैसा एंटीसीडेंट होगा, एक्सीडेंट मत बोलना है, एंटीसीडेंट बोलना है। जो पूर्ववर्ती होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये हम ग्रामर पोर्शन में कवर करेंगे और बेहतर तरह से करेंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको टेलर दिखा रहे हैं, तो आप समझिएगा। तो हमने क्या कहा कि इसके अनुसार आपको वर्ब लिखना है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो बाबू बोलो, तो यहाँ हु है, हु के पहले क्या आया हुआ है जी, प्लेयर्स। तो हम प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्लेयर्स प्लूरल हुआ, तो क्या हमें हैज लिखना होगा, तो नहीं ना। तो क्या कह दोगे, वाह क्या बात आपने बोला है भाई, सर हैव होगा। चलो बहुत अच्छा, तो हम कहे प्लेयर्स हैव बीन सेलेक्टेड, रूल कंफर्म है। चलो बहुत अच्छा, अगला, वी कैन डिसाइडेड इट ओनली आफ्टर फादर, करा कि फादर इन्वेस्टिगेशन। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। चलो आओ, अब देखो तो एक रूल समझिएगा, कह रहा है कि वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फादर। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है बाबू फादर, तो इस बात को पहले समझ लेना है, उसके बाद आपका आंसर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना होगा एक फादर के बारे में और एक सुना होगा फर्दर के बारे में। ठीक है क्या, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो तो, सॉरी यहाँ पे यार होगा फादर, फार का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, फार का मतलब दूर होता है। तो इसको बोलते हैं बाबू मोर डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, मोर डिस्टेंट के लिए। हम दूरी में और अधिक का यूज जब करना होगा, ये भी अधिक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं दूरी में और अधिक। ठीक है, ये दूरी में और अधिक का सेंस देता है। लेकिन जो फर्दर होता है ये कहलाता है एडिशनल। क्या होता है, एडिशनल। तो ये एडिशनल होता है। एडिशनल का मतलब क्या हुआ, एडिशनल का मतलब हुआ के अतिरिक्त, के अतिरिक्त बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हैं के अलावे, या के अलावे, या बोल सकते हैं और कुछ। क्या बोलेंगे, और कुछ। ठीक है जी, और कुछ। या जैसे मान लो, ये तो दूरी का बात हो रहा है, अगर मान लो कि एडिशनल की बात क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो वो अगर मान लो कि आपसे पानी मांगे, है ना, तो भैया आप एक गिलास पानी देते हो। अगर वो कहेंगे कि एक और, क्या मांग रहे हैं, एक और। एक और क्या है, वो एडिशनल है। एक तो पी लिए हैं, एक और मांग रहे हैं, एक गिलास और। तो एक गिलास क्या है, ऐड हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं एडिशनल, और ज्यादा और अधिक। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो मतलब और आगे की बात कर रहा है कि और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चलो एक बात तो कर लिए, और होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल की बात हो रही है। तो एडिशनल के सेंस में बाबू हम कभी भी फर्दर का यूज नहीं करते हैं, ये गलत है। आपको कहना होगा फर्दर। आ गया बात समझ में कि नहीं आया, है ना। तो आंसर कौन हो गया आपका, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला, इसको जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिएगा जी। कह रहा है कि 2 मिलियन पीपल अटेंड द मीटिंग हेल्ड इन, कह रहा है कि परेड ग्राउंड्स। जल्दी से बता दो। बहुत प्यारा सा एक रूल है, आपने कभी सुना होगा कि 100 के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, 100। ठीक है, एक आपने सुन रखा होगा 1000, एक सुन लिया आप मिलियन, बिलियन, ये सारा जो चीज बोलते हैं, इसी में एक और आता है डजन। ठीक है,
तो ये बात सीखिएगा कि हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम जनरली इसमें एस नहीं लगाते हैं। कब बनता है वो थोड़ा सा भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। हम जनरली जानते हैं कि इसमें हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप कभी भी अगर जाते हो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओनली 5000। क्या बोलते हैं? ओनली 5000। कभी भी 5000 नहीं बोलते हैं, 5000 रुपया होता है, 5000 नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो 5000 हम नहीं बोलेंगे, हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। 5000 होता है, 200 रुपीज होता है, 200 रुपीज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? 200 रुपया बोलते हैं, 200 रुपया, ये नहीं सही लॉजिक है ना। तो हम ये यूनिट बताता है, हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि थाउजेंड्स भी हो जाता है। जैसे सुने होंगे कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमें ढूंढेगी, जाने हम कहाँ होंगे, है कि ना जी। तो ये हजारों मंजिलें होगा। एक और गाना सुना होगा कि लाखों आशिक मर जाते हैं, सुने थे कि नहीं? ये कितने आशिक की बात हो रहा है बाबू? लाखों, मतलब प्लूरल बना रहा है, तो वो तो प्लूरल बनाया था। तो ये बात याद रखना कि इसका प्लूरल तब पॉसिबल है ना मेरे भाई, जब हम इसके बाद क्या लगा दें, ऑफ लगा दें, तो ये थाउजेंड्स हो जाएगा, है ना। आप इसको हंड्रेड्स बोल सकते हो। कब बोलेंगे? जब ऑफ लगा दें। तो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हो जाएगा। तो ये बात क्या है आपका? ओके है, सही है, हजारों होगा। लेकिन इस सेंस में जब इसके पहले कोई न्यूमरल आ जाता है, हम इसके पहले ये चीज और आपको ऐड कर देना चाहेंगे कि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर बताने वाले, जैसे 1 2 3 4, है ना। देखो भाई, हम टाइम तो ले रहे हैं, लेकिन आपको तरीका बेहतर बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ एक बार अगर सीख लीजिएगा, रूल लिख लीजिएगा, तो फिर कभी भी आएगा तो आपसे बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो कोई भी बात होगा थोड़ा शेयर करके बताना है कि फास्ट पढ़ाइए या ठीक है ना। कमेंट जरूर करना है, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं, है ना। और लाइक शेयर तो करना ही है, चलो वो तो हम कहेंगे नहीं, वो आपका फर्ज बनता है ना। चलो, तो 2 मिलियंस पीपल, तो यहाँ पे इसके पहले 2 3 4 5 ये जो भी बोलते हो न्यूमरल एडजेक्टिव है। और जैसे ही 2 3 दिखा तो नाउन तो ठीक है, प्लूरल आएगा ही, पीपल प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ जो आपने गलती कर दिया है मिलियंस लिखकर, यही गलत है। बात समझ में आ रहा है? तो 2 मिलियन पीपल होता है, मिलियंस पीपल नहीं होता है। तो आंसर कौन हो गया? क्या बात है, मजा आ गया। चलो अगला करा है कि हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। आंसर दीजिए मेरे भाई। चलो, क्या बात है, सही है, आपने सब आंसर दे दिए होंगे। चलो देखो, तो थोड़ा सा एक बात सीखना कि आपने एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा। इमेजिनरी जो काल्पनिक होता है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर होता है, उसे कंडीशनल कहते हैं। वो शर्त रखता है। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। ये ऐसी बातें हम कब करते हैं जो अनफुलफिल्ड हो, हमने वो चीज किया ही नहीं। कोई आपसे कह देता है कि अगर भैया थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता ना तो पास कर गया होता। ऐसा कब बोलते हैं? जब बेटा फेल हो गया हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक कंडीशन है। कोई आपके पास आता है दोस्त, कहता है भाई हमको 500 रुपया की जरूरत है, दोगे क्या? आप अगर कह दो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो आपको जरूर देते, मतलब ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि पैसा हमको यहाँ से मिलने वाला नहीं है। शर्त रख दिया, अगर होता तब देते, मतलब उसके बाद नहीं है। तो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट जनरली किया जाता है इफ से। आप देखे होंगे इफ के बाद आ जाता है आपका बाबू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, है ना। या कभी कभी वाज भी टू भी आता है, तो यहाँ पे वाज भी आ सकता है। अगर पास्ट की, सिंपल पास्ट की बात होगी तो वाज, और परफेक्ट की बात होगी तो हैड। इसके बाद अगर हैड है बाबू तो इसके बाद भी थ्री आता है। वाज अगर बी बनकर आया है तो इसके बाद एक नाउन आ जाएगा, या कभी कभी इसी की जगह पे भी टू भी आ सकता है। ये अलग स्ट्रक्चर है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वाज सॉरी ये वाज जो है ये हमारा गलत होता है, हम वहाँ पे काट कर बताते। ये यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा क्या लिखा जाता है? वर्ड लिखा जाता है
के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाबू, हम वो भी क्लियर कर लेंगे, प्लस फिर से आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद याद रखना कि वुड प्लस हैव आता है, और के बाद आपका V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी हम स्ट्रक्चर लिख ही देते हैं आपके लिए कि सब्जेक्ट ई प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि वर आएगा या तो V2 मेन फॉर्म में आएगा, के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्लस आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर से हमने सब्जेक्ट लिखा, प्लस यहाँ पे याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा जी, 1 सेकेंड, चलो क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है, वुड आ गया, वुड प्लस आ जाएगा आपका V1 से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यह स्ट्रक्चर होता है इसका कंडीशनल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो जैसे ही हेड आपको दिखा, ये भी बात हम कंफर्म करते हैं कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ आई, आप पढ़े होंगे कि इफ आई वाज अ किंग, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो यहाँ पे एरर बहुत दिया जाता है। तो हमें पता होता है कि आई के साथ वाज लगाते हैं, सबको पता है, लेकिन कंडीशनल जैसी कहेगा तो यहाँ पे वाज कभी नहीं होता है, यही एरर देता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, इफ आई वर अ किंग, ये आपका सेंटेंस सही है। इसी को अब क्या करता है, थोड़ा सा पैटर्न को बदलने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि सेम कहानी को इफ को हटाएगा, इस वर को पहले लिखेगा, क्या करेगा, ये वर्ब को पहले लिखेगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख दिया आई, ठीक है, आई लिखा तो वर आई, आगे क्या बचा हुआ है बाबू, आई अ किंग, ये भी बात सही है। मतलब ईफ को हटाने के बाद वर्ब को पहले लिख देना, है ना, इसे इन्वर्जन कहते हैं, और ये भी बात सही होता है, आगे पढ़ेंगे एडवर्ब में, तो ये भी सही है। यही काम क्या किया है कि हैड कहा है कि पहले आया, तो इसी बात को अगर हम बोलना चाहें तो ये आपका तैयार होगा कि इफ ही हैड क्या वर्कड। बात समझ में आया कि नहीं आया, इफ को हटाया है, हेल्पिंग को पहले लाया है, तो ये इन्वर्जन बना दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो पास्ट परफेक्ट में ही, तो पास्ट परफेक्ट में है तो आगे हमें बात कहनी होगी किसकी भाई, वुड हैव का, जो कि हमें दिखा नहीं। तो क्या करना होगा, इस पास के जगह पे आपको कहना होगा कि वुड हैव पास्ड। आगे बात समझ में क्या हुआ रूल, तो याद रखिएगा कि अगर इधर हैड दिखा तो आगे वुड हैव दिखेगा। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला, इसको जल्दी से बताइए आप लोग। देखो यार गर्मी लग रहा है फिर भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो लाइक शेयर जरूर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट करो, फिर मज़ा आता है, पढ़ने में भी आपको आएगा, हमको पढ़ाने में भी आएगा। चलिए अब वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में तभी मजा आएगा जब पूरा देखिएगा, ये नहीं कि स्किप कर 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 भाग रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चला आप एक बार क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, किसी को पता है जी कौन आने वाला है, ठीक है, तो फिर लगे कि नहीं चलो मेहनत किए थे तो आया, है ना, तो पूरा देखना है। चलिए जी बताइए, अगला क्वेश्चन है, आप बताइए करा कि ही नॉट ओनली प्लेज टेनिस रेगुलरली बट ऑल्सो क्रिकेट। तो इसमें क्या समझना है कि एक वर्ड आपने देखा कि नॉट ओनली, क्या लगा हुआ भाई, नॉट ओनली, एक इसी में आ जाता है इधर, इधर, और एक आता है नीदर, क्या आता है भाई, नीदर, नीदर है। चलो अब देखो तो थोड़ा सा ध्यान से, तो नॉट ओनली क्या कहता है कि मेरे साथ एक पेयर जो आएगा वो बट ऑल्सो का आएगा, और इधर क्या कहता है कि मेरे साथ और आएगा, और नीदर के साथ भाई नॉर आएगा। ये कंजंक्शन का रूल है, पेयर समान आता है। बात को ये समझना है कि ये जो कंजंक्शन है, ये कहते हैं कि मेरे साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ो। जैसे अगर मान लो कि यहाँ आपने सब्जेक्ट जोड़ा है तो आगे भी आपको सब्जेक्ट से ही जोड़ना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो को, और को नॉट को। यहाँ अगर आपका ऑब्जेक्ट आया है तो इधर भी इसको ऑब्जेक्ट से ही जोड़ना होगा। अगर यहाँ पे वर्ब आया है तो आगे भी आपको वर्ब से ही जोड़ना होगा। बातें आ रही है समझ में? तो अब इस बात को अगर समझ लिए हैं तो थोड़ा सा देखिएगा कि इस नॉट ओनली को हमने प्लेज से जोड़ा जो कि वर्ब है।
भैया बट को हम बट अल्सो को किससे जोड़ दिए, क्रिकेट से, जो कि नाउन है। मामला गड़बड़ है। एक वर्ब से एक नाउन से तो होगा नहीं, या तो दोनों को नाउन से जोड़ दो या तो दोनों को वर्ब से जोड़ दो। तो कहोगे सर ठीक है, हम ये काम करते दोनों को वर्ब से जोड़ देते हैं। तो नॉट ओनली के बाद तो ठीक है, प्लेज आया वर्ब है। भैया क्या बट ऑल्सो के बाद और कहीं वर्ब दिखा? तो जब दिखा ही नहीं तो वर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ब तो मेरे पास एक ही है। अब ऐसा वर्ड देखो जो दो हो, तो दो आपको दिखा होगा नाउन, जो कि एक टेनिस है और एक कौन है, क्रिकेट है। तो बात समझ में आया कि जब भी जुड़ेगा तो एक टेनिस के साथ और दूसरा क्रिकेट के साथ। क्लियर हुआ कि नहीं जी? तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही प्लेज, वह खेलता है। क्या खेलता है? नॉट ओनली टेनिस। अगर हम टेनिस से जोड़ दिए तो नॉट ओनली टेनिस से जुड़ा बट ऑल्सो क्रिकेट से। अब आपका बात सही है, मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, ए नंबर। आपको क्या करना होगा, प्लेज के बाद नॉट ओनली लगाना होगा। क्लियर है? चलिए जी अगला, इसको जल्दी से बताया जाए। कह रहा है इट इज बिलीव दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द काउज ऑफ कैंसर। अभी एक बात हमने पढ़ा था इसके पहले रूल में कि एक होता है वन ऑफ द, क्या पढ़े थे, वन ऑफ द, एक याद रखना है ईच ऑफ द, ईच ऑफ द, एक पढ़े इधर ऑफ द, एक पढ़े नीदर ऑफ द। ठीक है जी। इसके बाद मेरे भाई याद रखना कि पूरे इंग्लिश में कहीं पे दिखे तो आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। अब अगर वर्ब की बात कर दें तो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है। ये बात आपको समझ में आया? तो देखो तो वन ऑफ द के बाद आया हुआ जो नाउन है काउस, ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसको क्या कहना होगा, इसको कहना होगा कॉजेज। क्लियर हो गया? तो आंसर कौन हो गया, सी नंबर। आ रहा है समझ में ना जी? चलो ऐसे ही बोलते रहना है। अगला अब आओ कर रहा है कि दिस वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा कि दिस वाच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। जल्दी से जवाब दीजिए। ये 90% गलत का चांसेस है कि गलत होगा, थोड़ा देखो ध्यान से बताओ। चलो बहुत अच्छा, सबका जवाब आ गया। आप खुद से जवाब दीजिए, खुद से समझिए कि हाँ मेरा ये है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये समझ लेना बाबू कि कह रहा है दिस वाच इज सुपीरियर। हमें बात ये समझनी है कि ये जो सुपीरियर होता है, और आपने एक और नाम सुना होगा जूनियर का, जूनियर का, और एक और नाम सुने होंगे सीनियर का, सीनियर का, और इन्फेरियर होता है, पोस्टेरियर होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो ये अपने आप में हमेशा कॉम्परेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्परेटिव होता है। और इसके बाद एक बात और याद रखना है कि हमेशा टू लगाया जाता है। कभी भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि आई एम सीनियर, आई एम कई बार पूछा हुआ है इसलिए हम लिख देते हैं आई एम सीनियर देन, अगर कह दिया कोई यू, ठीक है भाई, तो आई एम सीनियर देन यू नहीं होता है, आई एम सीनियर टू यू बोलना है, हमें टू देना है। ठीक है, ये वाला तो क्लियर हो गया। अब आगे फिर से एक दिखा मोर एक्सपेंसिव, ये भी आपका कॉम्परेटिव है, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगता है, जो कि बिल्कुल सही है। आई एम टॉलर देन ही बोलते हैं, आई एम टॉलर देन यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो कॉम्परेटिव के बाद आपने पढ़ा है कि देन लगता है, एक्सपेंसिव के बाद तो देन ठीक है। लेकिन भाई मेरे मुझे समझना ये है कि क्या सुपीरियर के बाद भी देन लगेगा? तो जब देन आया हुआ है कॉमन के लिए, दोनों कॉम्परेटिव के लिए, तो एक तो ठीक है देन लेता है, लेकिन दूसरा तो देन लेता नहीं है। तो करना क्या होगा कि आपको दोनों को इसका देना होगा। एक्सपेंसिव को तो देन दे दिए, ठीक है, लेकिन सुपीरियर को आपको देना होगा क्या, टू। हमें क्या देना होगा, टू। तो कहना होगा कि दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन। अगर मान लो कि सुपीरियर के जगह पे कुछ और होता, अगर मान लो कि हम कॉस्टलियर कर दें, क्या कर दें, दिस वॉच इज कॉस्टलियर
एंड मोर, कुछ भी और लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्परेटिव तो लिखेंगे तो फिर देन तो उसके बाद भी है तो फिर सही होता। लेकिन यहाँ पे चेंज होने के वजह से आपको क्या लगाना हो रहा है, 2। तो आंसर कौन हो गया आपका ए नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अगला, तो चलिए आज इतना ही, 10 क्वेश्चन शायद हम लोग कर लिए है ना। तो ये आपका आज का कॉमन एरर्स थे। आपने देखा, बहुत सारा रूल सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर तो करना ही है मेरे भाई, है ना। और बार बार बोलते हैं कि कोई भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, उनको भी फायदा होने वाला है। कोई भी एसएससी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव होगा, सब में यूजफुल है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हम हमेशा इस चीज़ को, सेशन को कैरी रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई।